हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 का पहला लेक्चर, मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ क्या है? देखिए, मेंडल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट लॉज दिए हैं एंड ये लॉ जो है वो मेंडल्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे किसी बुक में मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ लिखा हुआ होता है, या फिर किसी किसी में 3 लॉ करके दिए हुए रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 इम्पॉर्टेंट लॉज हैं मेंडल के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड जो तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जो मेंडल के 3 लॉ हैं वो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी किसी बुक में इसे जो है इन दोनों को एक लॉ में बताया गया है, क्योंकि कार्ल जब मेंडल अपना वर्क दे चुके थे 1984 में, जब इनकी डेथ हो गई थी, तब तक जो है इनका वर्क इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। ठीक है, इनके डेथ के 16 साल बाद 1900 में मेंडल का लॉ जो है वो फिर से रीडिस्कवर हुआ था, फिर से जो है डिस्कवरी उसकी हुई थी, जिसमें 3 साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। ये तीनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क किए थे एंड इनका क्या क्या नाम था? कार्ल और टेसरमार्क एंड एक और जो साइंटिस्ट है उनका जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन थे। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है ये इंडिपेंडेंटली बताए थे कि नहीं, सही बात है, जो मेंडल कहे हैं वो सही है, वो एप्लीकेबल है, वो बहुत सारे फेनोमेना ऐसे हैं जो कि उसको फॉलो करता है, एंड फिर से जो मेंडल के लॉ है वो फिर से रीडिस्कवर हुए थे। तो उसी में से जो कार्ल हैं उन्होंने क्या किया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल के फर्स्ट लॉ में रखा था। ठीक है, और इसको क्या कहे थे? मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, एंड इसे जो है इसे क्या कहा गया था? मेंडल्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है ये इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं अगर ये आपको नहीं पता होंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको जीन पता होना चाहिए। अब जीन की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले जीन का कंसेप्ट बताने वाले कौन थे? मेंडल थे, लेकिन जीन वर्ड जो है वो कौन दिया था? जॉनसन द्वारा दिया गया था 1909 में। अब मेंडल जो है अगर कंसेप्ट दिए थे तो मेंडल इस जीन को क्या कहे थे? मेंडल कहे थे फैक्टर। तो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं एंड एक फैक्टर जो है किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये कैरेक्टर जो है जीन एक्सप्रेशन के थ्रू दिखता है। अब ये जो फैक्टर है यही फैक्टर आज के डेट में जीन कहलाता है, एंड जो क्रेडिट है ये किसको जाता है? जॉनसन को। जॉनसन ये वर्ड जो है जीन वो दिए थे। चलिए, जीन तो मिल गया, लेकिन जीन का कंसेप्ट कौन दिया है? मेंडल दिए ना। तो मेंडल क्या बताएं? मेंडल ये बताए हैं कि जो जीनोम होता है, जो डीएनए है, वो कैपेबल होता है कि उसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जीन्स क्या होते हैं? कैपेसिटी रखते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड को शो करने के लिए। फर्दर इन्होंने ये चीज बताई थी कि इस फैक्टर में इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं
ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एलील। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, तो ये क्या है, एलील जो है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल, पी प्लांट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए थे ना, क्यों किए थे उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए, तो एलील का कंसेप्ट अगर समझना है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर हम लोग कैरेक्टर को लेके एग्जाम्पल से समझते हैं। पी प्लांट के जो हाइट है उसको हम लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं, उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। अब टॉल जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर है ना, इसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंडल के अगर लैंग्वेज में कहें तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास अलील्स प्रेजेंट होगी, एंड ये अलील्स क्या होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, एंड ये हाइट कैसा हो सकता है, टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, मीडियम हाइट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हाइट में जो फीचर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग टॉल को देखें तो टॉल क्या है, किस चीज का कैरेक्टर है, हाइट का एक जो है टाइप है। तो टॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसके लिए अलील्स प्रेजेंट होंगे। अलील्स की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह से अलील्स जो है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील्स हैं। एंड हाइट में कैसे हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, टॉल हाइट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा अलील आएगा तो जो प्लांट है वो टॉल होगा, किस तरह की कॉम्बिनेशन होगी तो प्लांट जो है वो टॉल होगा, या तो होमोजाइगस कंडीशन में हो, और होमोजाइगस कंडीशन कैसी हो, दोनों ही अलील्स जो है वो डोमिनेंट अलील होने चाहिए, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जहां पे एक डोमिनेंट हो एंड एक रिसेसिव हो, उस कंडीशन में ये जो प्लांट है ये टॉल होगा। अगर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी की कंडीशन रहेगी तो क्या ये प्लांट जो है ये टॉल होगा, नहीं, ये जो है स्मॉल प्लांट या फिर ड्रॉप प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अलील को आप समझ सकते हैं कि किसी एक कैरेक्टर है, उसके लिए जीन प्रेजेंट है, अब वो जीन के पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है ये अलील्स होते हैं। अलील्स दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट अलील वो होता है जो कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दूसरे वाले को क्या कर दे, सप्रेस कर दे, अपना डोमिनेंट नेचर जो है वो शो करे, तो वो क्या होता है, डोमिनेंट अलील होता है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो होता है। दूसरा जो अलील है वो क्या होता है, दूसरा अलील जो है वो होता है रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। अब ये रिसेसिव अलील जो है अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डोमिनेंट द्वारा सप्रेस हो जाएगा एंड ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अभी तक हम लोग जीन के बारे में पढ़े, तो जीन जो कि मेंडल द्वारा फैक्टर कहलाया था, अब इस फैक्टर में अल्टरनेटिव फॉर्म्स अलील्स होते हैं। अलील क्या है, डोमिनेंट अलील क्या है, रिसेसिव अलील क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताए थे मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये चीज बताए थे कि जब पेरेंट्स हैं एंड ये पेरेंट्स जो है होमोजाइगस कंडीशन में है एंड उनके बीच जब क्रॉसिंग हुई एंड जो F1 जनरेशन मिला, उसमें क्या होगा कि F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही अलील्स प्रेजेंट होंगे एंड वो एक्सप्रेस होगा जो कि डोमिनेंट अलील होगा, जैसे कि
F1 जनरेशन में क्या था, होमोजाइगस पेरेंट्स थे, ठीक है, एंड ये अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस किए। उसके बाद क्या हुआ कि, सॉरी एक मिनट, ये पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स जो है होमोजाइगस कंडीशन में थे, जहां पे एक जो पेरेंट है वो टॉल है एंड एक जो है वो ड्रॉप है। हम लोग एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, पी प्लांट के हाइट को एग्जाम्पल जो है उसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे तो बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर अपना वर्क किए थे, ठीक है, एंड फाइनली जो है वो पी प्लांट को लिए एंड उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स के हेल्प के थ्रू, 7 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके हेल्प के थ्रू अपने जो लॉ हैं उनको बताए। पी प्लांट क्यों इतना ज्यादा सुटेबल था, पी प्लांट का एक तो पहली चीज ये कि इसे जो है इसे ये आसानी से सेल्फ पॉलिनेट, क्रॉस पॉलिनेट कर सकते थे, पी प्लांट के अंदर ये फीचर होता है। उसके बाद पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से कम लाइफ टाइम, कम जो समय है उसमें ये बहुत सारे जनरेशन्स को देख पा रहे थे। उसके बाद पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके ऊपर ये स्टडी कर सकते थे, जिनके थ्रू ये अपने लॉस को अच्छे से दे पा रहे थे। उसके बाद जो पी प्लांट होता है उसके ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उस सारे एक्सपेरिमेंट को ये जो है बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट किए, उसका डाटा बहुत अच्छे से रखे एंड देयरफॉर इनके जो लॉ थे वो सक्सेसफुल हुए। तो मेंडल को बोथ कहा जाता है, मतलब मेंडल को लकी भी कहा जाता है एंड मेंडल को जो है वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। लकी इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कि अभी तो मेंडल लॉ पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आप पढ़ेंगे कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गए या फिर एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म हो गया, जहाँ पे मेंडल के लॉ नहीं लगते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये वही कैरेक्टरिस्टिक को चुने थे, लकीली इनको वही कैरेक्टरिस्टिक मिला जिसके ऊपर ये लॉज जो है एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे लॉज हैं जहाँ पे ये कंट्राडिक्ट होते हैं, जहाँ पे मेंडल के लॉ नहीं लगते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनको लकी कहा गया था। दूसरी चीज ये कि इनको हार्ड वर्किंग एंड इनको इंटेलिजेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो अपने गोल है उसको लेके बहुत ज्यादा क्लियर थे। ये जब भी अपना एक्सपेरिमेंट करते थे उसको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में करते थे, बहुत ही एक्यूरेटली करते थे एंड सारे रिकॉर्ड्स को जो है ना ये कैलकुलेट करके अच्छे से डाटा में मेंटेन करके रखते थे ताकि जो रिजल्ट है वो एकदम क्लियर हो एंड किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मेंडल क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, इस वजह से उनका जो स्टैटिस्टिक्स था ये इतना ज़्यादा क्लियर था एंड जो रिकॉर्ड मेकिंग की जो कैपेसिटी थी उनकी वो अच्छी थी एंड ये चीज़ें जो है इनके जब ये लॉ बना रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा इनके काम आया, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही ईजी लॉ है, इसके बारे में हम लोग बहुत बचपन से एकदम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब से बायो पढ़ रहे हैं तब से तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जब से जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 9th से, तो वहां से अगर हम लोग बात करें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक ऐसा लॉ है जो कि ये बताता है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है एंड ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील्स प्रेजेंट है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस सॉरी डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील, तो जो डोमिनेंट अलील है वो अपनी डोमिनेंसी को शो करेगा एंड रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे F1 जनरेशन में तो यहाँ पे दोनों ही अलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी भी एंड स्मॉल टी भी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपिटल टी है यही एक्सप्रेस हो रहा है, सारे जो प्लांट्स थे वो क्या मिले थे, टॉल मिले थे एंड स्मॉल वाला जो ड्रॉप प्लांट की जो हाइट थी उसके लिए जो एलील था दैट वाज स्मॉल टी, मतलब रिसेसिव एलील जो प्रेजेंट था ना वो एक्सप्रेस हुआ ही नहीं, और यही चीज जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताई गई थी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो बीच बीच में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जेनेटिक्स के अंदर, मेंडल लॉ के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मेंडल ये बताए थे कि जो अलील्स होते हैं वो फ्री होते हैं सेग्रीगेट करने के लिए, एंड इसके थ्रू जो है फर्दर वो जो है सेग्रीगेट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, एंड फर्दर उनकी कॉम्बिनेशन होती है, एंड फिर से जो ऑफस्प्रिंग है वो बनता है। ओवरऑल अलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो बताया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो अगर हम लोग इसके पॉइंट्स की बात करें कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेफरेंस में बताई गई हैं, क्या क्या चीजों के अकॉर्डिंग ये लॉ जो है वो दिया गया है, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब क्या, जिसे आज हम लोग जीन कहते हैं, मेंडल तो फैक्टर ही कहते थे ना, तो फैक्टर जो है वो क्या होता है, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट में, एंड ये जो ट्रेट हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर है वो किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये कैरेक्टर जो है, ये जो फैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं प्रेजेंट होता है, इसके पास क्या होता है, पेयरिंग में ये प्रेजेंट होता है, एंड यही जो अल्टरनेटिव पार्ट होता है, अल्टरनेटिव पेयर होता है, यही तो अलील कहलाता है ना। ये चीज समझ में आई? अब देखिए उसके बाद ये चीज बताए थे कि हर एक ट्रेट के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास अलील प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अलील्स जो है ये ईच पेरेंट के पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो एक ट्रेट है वो कंट्रोल होगा एक अलील द्वारा, एंड ईच अलील जो है, ईच जो जीन है वो फाउंड होता है एज टू पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे जो अलील है ये सेग्रीगेट होते हैं इन वन गैमेट, तो इसी वजह से ये बताई गई है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें ये चीज बताया गया है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो एलील है वो किस तरह से सेग्रीगेट होता है, एंड ये सेग्रीगेट होकर के गैमेट में जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग लिमिटेशन की बात करें कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका लिमिटेशन क्या है, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो अप्लाई होता है ओनली टू दैट ट्रेस दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन पेयर, ठीक है, एंड इन विच द टू अलील्स इज ओवरराइडिंग द अदर, एंड इसी वजह से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया या को डोमिनेंस के जो अलील हो गए वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एक मिनट इसको सही कर देते हैं, ये मेंडल के रेफरेंस में लिखा है ना, इस वजह से ऐसा लिखा है। इसको आप, चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेंडल है वो ये चीज बताए थे कि मेंडल जो है ये बताए थे कि जो कैरेक्टर है वो फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होता है, एंड जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर क्या होता है, अलील का होता है। अब अगर हम लोग बात करें ईच ट्रेड की, तो जो ईच ट्रेड होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इनहेरिट होता है दो जीन द्वारा, ठीक है, दो अलील नहीं, दो जीन द्वारा, एंड यहाँ पे जो एक जीन है वो ईच पेरेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो एक ट्रेड है वो एक जीन द्वारा कंट्रोल होगा, एंड एक जो जीन है वो दो अलील्स में प्रेजेंट होता है। अब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है कि यहाँ पे जो ईच अलील है ये सेग्रीगेट होता है वन गैमेट में, एंड जब दोनों गैमेट फ्यूज होंगे तो फाइनली जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट है वो शो होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है लॉ दिया गया है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जीन होगा, ठीक है, अलील नहीं होगा। एंड अगर हम लोग लिमिटेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि उन्हें लकी कहा जाता था क्योंकि जो वो कैरेक्टर को लेके गए थे उसमें वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, जो जीन है वो उसके लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो बहुत सारे जीन्स है जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को नहीं फॉलो करते हैं। अगर आप जीन इंट्रैक्शन को देखेंगे तो वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है, तो इस वजह से इन्हें लकी कहा गया था।
चलिए, तो अगर हम लोग लिमिटेशन की बात करें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या लिमिटेशन है, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो जो है एक ऐसा लॉ है जो कि अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेड पे जो कि कंप्लीटली कंट्रोल होते हैं एक सिंगल जीन पेयर द्वारा, और वहां पे जो है वन ऑफ दीज टू अलील जो है वो क्या है, ओवरराइड कर रहा है अदर को। इसी वजह से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एंड को डोमिनेंट जो एलील है वहां पे फॉलो नहीं होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो गैमेट्स को प्रोड्यूस किए, ये गैमेट्स क्या हुए, सेग्रीगेट हुए, एंड फिर F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में आप देखेंगे कि सारे ही जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। अब इनकी जब सेल्फिंग हुई तो हेट्रोजाइगस जो प्लांट है इनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है चार तरह से गैमेट्स को प्रोड्यूस किए थे। यहाँ पे बना दे रहे हैं फिर से, ठीक। एंड पूर्णेट चेकर बोर्ड के थ्रू ये जो है अच्छे से बन सकता है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो फाइनली जो F2 जनरेशन है, हेट्रोजाइगस जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, अब उनकी जब सेल्फिंग हुई है तब ये जो हेट्रोजाइगस हैं ये अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस किए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ है, एलील्स जो है वो सेग्रीगेट हुए हैं, गैमेट को फॉर्म किए हैं, एंड गैमेट को फॉर्म करने के बाद फिर जो F2 जनरेशन मिला है उसमें अगर आप देखें तो उसमें तीन जो प्लांट है वो कैसे हैं, टॉल रहते हैं, और एक जो प्लांट है वो ड्रॉप रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें फिनोटिपिक रेशियो को, तो ये क्या आता है 3:1, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चीज क्या है, जल्दी से थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि विजुअल हो, ठीक है, एंड उसे आप देख सकते हैं, उसे आप नोटिस कर सकते हैं, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। मतलब तीन प्लांट विजुअली देखा जा सकता है ना कि वो टॉल है एंड एक जो है वो ड्रॉप है, तो ये क्या बता रहा है, टॉल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉप कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर आप जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि कैसे आ रहा है, जो कि जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी प्लांट टॉल है, यहाँ पे भी प्लांट टॉल है, ठीक है।
फिजियोलॉजिकली वो प्लांट जो है, सॉरी फिजिकली वो प्लांट जो है वो टॉल अपीयर होगा। लेकिन अगर आप उसके जेनेटिक्स की बात करें, अगर आप उसके जीनोटाइप की बात करें, उसके जीन्स की बात करें, उसके जीन्स के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन में है एंड ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। एंड ये कैसे पता चलेगा? ये जीनोटाइप से पता चलता है। तो एक जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोजाइगस। जो टॉल कंडीशन है प्लांट का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को, एंड ये जो वन कंडीशन है ये ड्रॉप प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो है होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो अब कुछ चीजें हैं जो कि मेंडल के बारे में, मेंडल की लाइफ के बारे में है, एंड वो जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभी जो है मेंडल के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि मेंडल जो है वो क्या थे, उन्होंने किस चीज की पढ़ाई की थी, एंड फाइनली वो कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ठीक है अब मुझे रिसर्च वर्क ही करना है, एंड फाइनली वो मॉन्क बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मेंडल की बात करें कि मेंडल की जो मोनेस्ट्री थी वो मेंडल को लगता था कि वो बेस्ट प्लेस है उनके लिए ताकि वो स्टडी कर सके बिना किसी भी चीज के लिए, एंड इन्हें जो है उस समय पे इस चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे जो है किसी भी तरह के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है जो कि वो फेस कर रहे थे फॉर द स्टडी, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इंचार्ज ऑफ द गार्डन एट द मोनेस्ट्री ये बन जाते हैं, एंड अपने आप को नाम दे दिए थे क्या? ग्रिगर। तो ग्रिगर मेंडल का अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो वो क्या है? ग्रिगर जॉन मेंडल। तो ये जो है प्रिस्ट बन गए थे 1847 में, एंड आफ्टर दैट 4 इयर्स ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए थे जहाँ पे ये स्टडी किए थे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो मेंडल थे वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स को भी पढ़े थे। ठीक है, एंड इसी के वजह से ये जो है फिजिक्स का जो स्टैट्स है उसको अपने, सॉरी मैथ्स का जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है उसको अपने जो लॉ है उसमें यूज किए थे, एंड इसके वजह से उनका जो लॉ था वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट को शो किया था। तो मेंडल जो है हर चीज को अच्छे से पढ़े हुए थे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, एंड फाइनली फिर ये रिटर्न होते हैं कहाँ पे? मोनेस्ट्री पे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, एंड ये जो है पोजीशन एज ये जो है उस समय पे क्या बन गए थे? टीचर ऑफ नेचुरल साइंसेस जो है वो बन चुके थे एट द टेक्निकल स्कूल एट बर्नो। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये एज अ टीचर अपॉइंट वहां पे हुए थे। वहां पे भी वो कुछ ही साल काम किए, एंड फाइनली फिर से वो जो है मॉन्क बन गए थे, एंड जिसके थ्रू बाद में जो है वो अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट किए। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है लगभग 7 साल चला, एंड उस समय पे वो डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अपना जो पेपर था, अपना जो रिसर्च वर्क था उसको पब्लिश किए थे। कुछ लोग एक्सेप्ट किए, कुछ लोग डिनाई किए, कुछ लोग जो है उनके फेवर में थे, कुछ लोग जो है उनकी चीज़ों को नहीं मान रहे थे, क्योंकि अभी तक जो है इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो जो है डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इस वजह से ये जो जीन वाला कंसेप्ट है, फैक्टर वाला कंसेप्ट है, वो इतना ज़्यादा माना नहीं जा रहा था। लेकिन उनकी जो डेथ है 1884 में हो गई थी, एंड उसके बाद उसके 16 साल बाद जो है 3 साइंटिस्ट वर्क किए थे, एंड ये जो 3 साइंटिस्ट थे ये कौन कौन थे? कार्ल थे, ह्यूगो डिवरीज थे, एंड टेसरमार्क थे। ये तीनों ही जो है अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, एंड ये इस चीज को पता लगाए कि जो मेंडल कह के गए हैं, मेंडल जो अपने लॉस को दिए हैं वो सही है। एंड फिर 1900 में फाइनली जो मेंडल का वर्क है वो रीडिस्कवर हुआ था, एंड इसका क्रेडिट इन तीनों साइंटिस्ट को जाता है, एंड मेंडल के लॉ जो है वो फिर से पब्लिश होने लगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की कि जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, एंड जो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीनोटाइप को डिस्कस करेंगे। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक मेकअप को बताता है कि कोई अगर इंडिविजुअल है तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसके अंदर जो जीन्स हैं उसमें जो एलील्स प्रेजेंट हैं वो अगर उस कैरेक्टर के लिए है तो वो जो
अलील्स का कम्बिनेशन है वो किस तरह से, होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ओवरऑल जो जेनेटिक फीचर है, जो जेनेटिक मेकअप है उस इंडिविजुअल का वो कैसा है। इसके बाद ये जो है लेटर्स में एक्सप्रेस होते हैं। अगर हम लोग जो अलील्स हैं उनकी बात करें तो अलील्स दो तरह से होते हैं। कैपिटल जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट अलील होते हैं एंड रिसेसिव अलील होते हैं। डोमिनेंट अलील को कैपिटल लेटर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जो रिसेसिव अलील है उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है, या फिर हम लोग पी प्लांट के हाइट से ही समझते हैं, तो जैसे पी प्लांट है उसका हाइट है, ठीक है, एंड ये हाइट जो है इसके अंदर दोनों ही ये होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही जो अलील्स हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट अलील हैं। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरे किसी पी प्लांट के हाइट की, तो वो भी टॉल है एंड वहां पे वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की कंडीशन होगी, ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेड होगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही अलील्स जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये दोनों ही एलील स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगी एंड जो कॉम्बिनेशन होगा वो जीनोटाइप का स्मॉल टी होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिनोटाइप क्या है भाई, फिनोटाइप जो है फिजिकल अपीयरेंस को बताता है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो कैसा है। एंड ये जो फिनोटाइप है ये क्लियरली विजिबल होता है। जीनोटाइप के लिए तो आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, फिनोटाइप जो है वो दिख जाता है। तो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जो है फिजिकल अपीयरेंस होता है इंडिविजुअल का एंड ये डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जीनोटाइप जिस इंडिविजुअल का उस कैरेक्टर के लिए जैसा होगा उसी हिसाब से वो फिजिकल अपीयरेंस देगा ना, उसी हिसाब से वो फिनोटाइप को शो करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, शॉर्ट हो गया, टॉल हो गया, ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है ना। ये कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, जीन के द्वारा आ रहे हैं। जीन में क्या प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है। एलील क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को शो करेंगे एंड यही जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। एंड इसी वजह से कहा जाता है कि जीनोटाइप जो है वो उसके ऊपर फिनोटाइप डिपेंडेंट है। उसके बाद होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन बहुत आसान है। क्या होता है, होमोजाइगस जो है एक ऐसी कंडीशन है जहां पे दोनों ही अलील्स जो है एक जीनोटाइप का, वो दोनों अलील एक जैसे हो, सेम, होमो मतलब सेम, भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेम है, सेम एलील प्रेजेंट है जीनोटाइप के अंदर, इसे क्या कह रहे हैं, इसी को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि अगर दो अलील प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड दोनों अलील जो है एक तरह के हैं, दोनों या तो डोमिनेंट हो या तो दोनों रिसेसिव हो, उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, इसमें दोनों क्या है, एक जैसे है ना, दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया। उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील्स हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की कंडीशन, कैपिटल टी में एक जो है डोमिनेंट है एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो कंडीशन है जीनोटाइप, उसमें एक जो है वो क्या है, डोमिनेंट अलील है एंड एक जो है वो रिसेसिव अलील है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट हैं इनको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। वेरी शॉर्ट या फिर डिफिनीशन हो गए, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो
अभी तक जो है हम लोग मेंडल के लॉ को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग जो है रिवाइज कर चुके हैं। अब इसके बारे में और भी जो चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है या मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें दो एलील्स की जो कि डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पे जो ट्रेट एसोसिएटेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलील का ही विजिबल होता है। मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो दोनों ही एलील्स हैं वो भले ही प्रेजेंट हो, लेकिन जो ट्रेट है वो एक ही एलील का शो होता है। एंड वो एलील कौन सा होता है? वो एलील होता है डोमिनेंट एलील। वाइल अदर जो है वो छुप जाता है, वो दब जाता है। एंड ये क्या होता है? रिसेसिव एलील। अगर हम लोग एक कंडीशन बात कर रहे हैं हेटेरोजाइगस की कंडीशन, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये किसी चीज के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे होगा क्या? बी जो है डोमिनेंट है तो ये शो होगा, कैपिटल बी शो होगा, एंड जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव है तो वो शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो ये क्या बताता है कि एक हाइब्रिड यूनियन में जो अलील है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, जो कि अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या होता है? वो डोमिनेंट अलील होता है। वाइल अदर अलील जो कि फेल हो जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? रिसेसिव एलील कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमें पता चली कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग अलील्स की बात कर रहे हैं तो उसके आगे फिनोटिपिक वर्ड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो अलील है ना सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिकली हाइड हो रहा है, फिनोटिपिकली हमें नहीं दिख रहा है। जीनोटाइप पे जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, मतलब वहां पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के एग्जाम्पल से अगर आप देखें तो जो प्लांट है वो टॉल दिख रहा है फिनोटिपिकली, लेकिन जब जीनोटाइप पे जाएंगे तो वहां पे स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। मतलब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फिनोटिपिकली जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें जो डोमिनेंट एलील है सिर्फ फिनोटिपिकली ही डोमिनेट कर पाता है रिसेसिव एलील को। जीनोटाइपिकली क्या होता है? रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अपीयर क्या होता है? डोमिनेंट वाला। एंड इस वजह से कहा जाता है कि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव को क्या कर दिया है? हाइड कर दिया है, मास्क कर दिया है, एंड उसको शो नहीं होने दे रहा है। एंड यही जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है मेंडल का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेंडल के लॉ को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ये चीज याद रखे रहेगा। इस वजह से मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसके बाद ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये डोमिनेंसी के ऊपर बात करता है। ये जो है इसके अंदर बताया गया है कि दो अलील्स हैं एंड वो डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो जो ट्रेट है एसोसिएटेड विद ओनली वन दैट विल बी विजिबल, एंड ये जो शो हो रहा है ये कौन सा अलील होता है? डोमिनेंट अलील होता है। जो छुप जा रहा है, जो हाइड हो जा रहा है, वो क्या है? रिसेसिव अलील है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कंडीशन है, तो कैपिटल बी शो होगा, ये डोमिनेंट होगा, स्मॉल बी नहीं शो होगा, ये रिसेसिव होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? आई होप सबको अभी तक तो याद हो गया होगा ना। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? ये चीज बताता है कि अगर कोई हाइब्रिड यूनियन है वहां पे एलील प्रेजेंट है एंड वो एलील क्या कर रहा है? अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ये डोमिनेंट एलील है।
वहीं अगर आप बात करें दूसरे एलील की जो कि फेल हो जा रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस अपने आप को फिनोटिपिकली नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होता है, ये रिसेसिव एलील होता है। यहाँ पे जो हाइब्रिड इंडिविजुअल है वो फिनोटिपिकली शो करता है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को, एंड ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसी को मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग कि एक्सेप्शंस क्या है मेंडल के लॉ में। तो फॉर एग्जांपल पैराम्यूटेशन हो गया या फिर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो गई, ये सब एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक्सेप्शन को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी बाकी है। ठीक है, तो पहले इन सारी चीजों को पढ़ ले और इसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी बन रहे हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन के जो एक्सेप्शंस हैं या फिर जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं काम करता है उसको आप छोड़ तो नहीं सकते ना, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड देन जो है हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। तो अगर एक्सेप्शंस की बात की जाए मेंडल के लॉ की एंड उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो क्या क्या है। अगर आप डोमिनेंट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका अगर एक्सेप्शन देखें तो उसका एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग लेक्चर है उसके ऊपर ही पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन उसको करेंगे। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या एक्सेप्शन है। तो जो पैराम्यूटेशन हो गया या फिर जो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है, ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो जो पॉलीप्लॉइडी की जो कंडीशन है ये क्या है, ये एक्सेप्शन है किस चीज का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम से जाना जाता है एंड दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। लिंकेज जो है एक एक्सेप्शन होता है मेंडल के सेकेंड लॉ का एंड ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लॉ मेंडल के फर्स्ट लॉ के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गए। मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या आता है, मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन जो है लिंकेज होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है एक्सेप्शन होता है किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। मतलब मेंडल का जो पहला लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन होता है। उसके बाद प्लियोट्रोपिज्म जो है वो एक्सेप्शन होता है प्रिंसिपल ऑफ द यूनिट कैरेक्टर्स का। मॉडिफिकेशंस जो हैं F2 जनरेशन में वो क्यों आते हैं, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से देखने को मिलते हैं। को डोमिनेंस के केस में भी F2 जनरेशन में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। लीथल फैक्टर जो है उसके कंडीशन में भी जो मॉडिफाइड रेशियोज हैं वो देखने को मिलता है एंड मोस्टली जो लीथल फैक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में काम करता है जहाँ पे इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। लीथल जो है, लीथल रिप्रेजेंट द टॉक्सिक। ठीक है, ऐसा कोई टॉक्सिक जीन जो कि इतना ज्यादा हार्मफुल है जो कि उस इंडिविजुअल की डेथ कॉज करा सकता है एंड इसको क्या कहते हैं, लीथल जीन, लीथल एलील कहा जाता है। मोस्टली जो लीथल एलील्स हैं जब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं ना तब वो क्या करते हैं, तब वो उस इंडिविजुअल की डेथ कॉज करा देते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे F2 रेशियो जो है मेंडल के लॉ के हिसाब से नहीं आता है एंड ये एक्सेप्शंस हैं सारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। इंट्रैक्शन ऑफ फैक्टर क्या होता है, जीन इंट्रैक्शन जिसे कहते हैं, फैक्टर मतलब जीन, तो इंट्रैक्शन ऑफ जीन मतलब जीन इंट्रैक्शन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि
सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन हो गया, कम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन हो गए, वहां पे भी रेशियोज जो हैं वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। ये सारी चीजें आगे आप पढ़ेंगे दूसरे दूसरे यूनिट में। फिर उसके बाद एपिस्टैटिक फैक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं, ऐसे एक्सेप्शंस जहां पे मेंडल के लॉ वर्क नहीं करते हैं। एंड इस स्लाइड में ये चीज भी बताई गई है कि कौन सा एक्सेप्शन किस लॉ का होता है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा, लिंकेज कैसे होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन, जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मेंडल लाइफ, या फिर हु वाज मेंडल। मेंडल के बारे में पूछो, ठीक है, कि मेंडल के बारे में अगर पूछ दिया कि मेंडल क्या कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंडल की अगर हम लोग बात करें तो मेंडल का पहला बात ये है कि मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। मेंडल जो है जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। मेंडल के लॉ को जब रीडिस्कवरी हुई थी ना 1900 में, हाँ 1900 में जब इनकी रीडिस्कवरी हुई थी, तब इनके जो लॉ थे उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना गया था। एंड उसी समय पे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। मेंडल जब अपना लॉ दिए थे तब मेंडल जो है 3 लॉ दिए थे, ठीक है, डोमिनेंस वाला, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस वाला, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये तीनों लॉ हो गए। अब उसके बाद जब 1900 में इनका वर्क फिर से रीडिस्कवर हुआ था, तब मेंडल के लॉ को क्या कहा गया था उस समय पे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया था, उसके अकॉर्डिंग मेंडल के सिर्फ 2 लॉ रखे गए थे, ठीक है। पहला लॉ ऐसा नहीं डिस्कार्ड नहीं कर दिया गया था, 2 को एक में रख दिया गया था। तो पहला था फर्स्ट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दूसरा था सेकेंड लॉ ऑफ, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर सेकेंड मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये दोनों लॉ थे। अब फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी रख दिया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी रख दिया गया था, एंड इसको कहा गया था मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एंड सेकेंड लॉ में क्या रखा गया था, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रखा गया, एंड इसको क्या कहा गया था, मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए, उसके बाद ग्रिगर जॉन मेंडल। ग्रिगर जॉन मेंडल जो है वो मेंडल का पूरा नाम था। एंड अगर इनकी बात की जाए कि ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 1822 में, एंड इनकी डेथ 1884 में हुआ था। ये क्या थे, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। पहले तो ये स्टूडेंट थे, वर्क भी किया एज अ टीचर, एंड देन आए मॉन्क बने। तो फाइनली ये क्या थे, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ किए थे, एक्सपेरिमेंट वैसे बहुत सारे प्लांट के साथ किए थे, लेकिन इनका जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट के साथ था, एंड उसके ऊपर ये लॉ दिए। तो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर ये किए थे। इसके बाद ये क्या बताए थे, ये बताए थे कि जो हेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं, ये जो है प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल में, एंड ये जो है ये वो चीज है, ये वो फैक्टर है जो कि हेरिटेबल होता है। अच्छा, हेरिटेबल मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाए, उसको क्या कहते हैं, हेरिट, ठीक है, या हेरिटेबल, ठीक है। तो हेरिटेबल फैक्टर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये हेरिटेबल फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एंड इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले इंसान मेंडल थे। इसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है ये डेवलप हुआ था मिड 1900 सेंचुरी में,
एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था, एंड बाय क्रॉसिंग वेरियस स्ट्रेन एंड ऑब्टेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, ये जो अपने लॉ है उनको दिए थे। ग्रिगर मेंडल जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके, वो भी बहुत फेमस है। हो गया, चलिए इसको आप रफ में नोट कर लीजिएगा या फिर मत नोट करिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो है हम लोग तीसरा जो लॉ है, या अगर हम लोग रीडिस्कवरी के बेसिस पे देखा जाए तो मेंडल जो थर्ड लॉ है या फिर मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेंडल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मेंडल का थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, तो सारे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस चीज को बताता है कि जो अलील्स है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं असॉर्टमेंट करने के लिए। अब ये क्या होता है? पहली चीज ये कि इस लॉ के अंदर, जैसे अभी आप देखे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, मेंडल जो है एक कैरेक्टर को लिए थे, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये दो कैरेक्टर को एक साथ लिए एंड उसके ऊपर वर्क किए थे। कौन कौन से दो कैरेक्टर? राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो दो कैरेक्टर को लेके चले। पहला चीज है सीड का जो शेप है, वो एक सीड था जो कि राउंड शेप का था, दूसरा सीड था जो कि रिंकल्ड शेप का था, मतलब कुछ इस तरह से, और ये राउंड था, ठीक है। दूसरा चीज था सीड का कलर, एक सीड जो था वो येलो कलर का था, वही वाला जो राउंड था ना वही, एंड दूसरा जो है जो रिंकल्ड था वो ग्रीन कलर का था। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो राउंड एंड येलो है ये कैसा था? ये डोमिनेंट नेचर का था, ठीक है। एंड रिंकल एंड ग्रीन रिसेसिव कंडीशन में थे, रिसेसिव होमोजाइगस। अब इनके बीच में जो है क्रॉसिंग हुई, ये F1 जनरेशन में थे, गैमेट्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। अब ये जो गैमेट्स है ना, सेग्रीगेशन में ये चीज बताई गई कि गैमेट्स जो है वो प्योर होते हैं, गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो अलील है वो प्रेजेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गैमेट में दोनों अलील प्रेजेंट हो, क्यों? क्योंकि वो सेग्रीगेट होते हैं, वो इसी वजह से उस लॉ को क्या कहा गया था? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा गया था। अब उसका नाम ये था। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया गया है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं असॉर्ट करने के लिए। तो पहली तो F1 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह की देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अभी तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा है, यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो मिलेगी जहाँ पे राउंड एंड येलो जो सीड है वो मिलेगा। इसके बाद जब ये F1 जनरेशन जो है अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ओ ये यहाँ हो गया, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब ये जो F2 जनरेशन है ये मिली, अब F2 जनरेशन को जब आप देखेंगे तो F2 जनरेशन कैसा था, यहाँ पे देखिए कलर्स के थ्रू बताया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो F2 जनरेशन क्या था? F2 जनरेशन में सारे सीड जो थे वो येलो कलर के थे एंड राउंड शेप के थे। इसके बाद जब ये फर्दर इनके बीच में जो सेल्फिंग है जब ये होती है, एंड पुणे चेकर बोर्ड के थ्रू जब आप देखेंगे इनके रेशियो को,
तो यहाँ पे 16 कंडीशन देखने को मिलती है, जहां पे अगर आप देखें तो ये सारे जो गैमेट थे ना, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिले। दो कंडीशन जो कि पेरेंट की तरफ थी वो तो मिलेगी, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। इसके साथ ही साथ में दो नई कंडीशन भी देखने को मिली जो कि पेरेंट में थी ही नहीं। एंड ये कंडीशन क्या थी, पहले पेरेंट कंडीशन को देख लेते हैं। पेरेंटल कंडीशन थी राउंड, येलो, रिंकल एंड ग्रीन। ये तो पेरेंटल कंडीशन थी एंड ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। इसके साथ ही साथ में दो नए तरह के और जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिले, दैट वाज राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो। ठीक है, इस तरह के नए जो कंडीशंस हैं वो भी देखने को मिले। एंड ओवरऑल जो फिनोटिपिक रेशियो है वो किस तरह से देखने मिला, 9:3:3:1 रेशियो मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, देखिए यहाँ पे जो दो कॉम्बिनेशन थी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दैट इज राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन। ये जो दो न्यू कंडीशन है ये देखने को मिला, जिसमें ग्रीन कलर का सीड था एंड राउंड उसका शेप था, एंड दूसरी कंडीशन थी रिंकल सीड था एंड येलो कलर था। तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है ये कैसे बना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बना, कि जो अलील्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर सकते हैं, एंड इस वजह से ये जो नए कॉम्बिनेशंस हैं वो देखने को मिले। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये तो फिनोटिपिक रेशियो था, जीनोटिपिक रेशियो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका क्या था। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना कि लिंकेज कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन होता है। देखिए लिंक जीन क्या होते हैं या लिंक्ड जीन क्या होते हैं, लिंकेज का फेनोमेना क्या होता है। लिंकेज मतलब क्या, दो जीन जो कि आपस में बहुत ज्यादा पास में प्रेजेंट हैं एंड ये लिंक्ड जीन कहलाते हैं। ये जब ट्रांसमिट होंगे तो ये क्या करेंगे, एक साथ ही ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, ये चीज है एंड ये चीज सही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या शो करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये बोलता है ना कि जो जीन्स है वो फ्री हैं, जो एलील्स है वो फ्री हैं, वो कभी भी कैसे भी कॉम्बिनेशन को शो कर सकती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है, लिंकेज पे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फॉलो नहीं होता है। लिंक जो जीन होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं एंड वो साथ में ही हमेशा ट्रांसमिट होती हैं। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया होगा। हो गया, मेंडल की अगर हम लोग अर्ली लाइफ की बात करें तो जो जोहान ग्रियर मेंडल थे वो मोरावियन थे एंड इनका बॉन्ड ये जो है 1822 में बॉन्ड हुए थे ऑन 22 जुलाई। इनके जो फादर थे वो क्या थे, पीजेंट थे, इनके जो ग्रैंड फादर थे वो गार्डनर थे एंड इसी वजह से इनकी जो फैमिली थी उनका जो बैकग्राउंड था वो पहले से ही गार्डनिंग इन सब में इन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो था एंड इनका भी मन लगता था गार्डनिंग में एंड इस वजह से जो है फर्दर ये आए एंड जो गार्डनिंग है उसको स्टार्ट किए एंड अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किए एंड उसके बाद लॉ दिए। तो अगर हम लोग मेंडल की बात करें, इनिशियली ये क्या थे, इनिशियली ये जो है ये टॉट किए थे बाय एन लोकल प्रिस्ट, बट लेटर ऑन ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी इन ऑलम्यूट में गए और वहां पे जाकर अपनी पढ़ाई किए एंड इसके बाद ये फाइनेंशियली जो है सही नहीं थी, इस वजह से 1843 में ये जो है अपनी पढ़ाई को रोक दिए एंड फिर से कहाँ पे आ गए, अपने ब्रूम जो सिटी थी इनके होम टाउन था वहां पे आ गए एंड इसके बाद जो ग्रिगर जॉन मेंडल है वो स्टडी किए
अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए एंड ये जब एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म कर रहे थे तो पी प्लांट को लिए थे एंड पी प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो पी प्लांट के अंदर इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकमेंड किया था, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था एंड इसके हेल्प के थ्रू जो अपने लॉ है वो दिए थे। पहला जो है वो इस चीज के बारे में सबसे पहले इन्होंने ये चीज बताई थी कि जो डोमिनेंसी है एंड जो रिसेसिवनेस है वो क्या होता है एंड इसी वजह से मेंडल का पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस है। उसके बाद ये जो है फर्दर जो परफॉर्म जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसको परफॉर्म किए एंड जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको बताए एंड इस समय पे ये जो थिंग्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इनहेरिटेंस के लिए, इसको ये फैक्टर कहे थे एंड ये फैक्टर बाद में जो है जीन कहलाया। ठीक है, जस्ट आप नोट कर लीजिए। तो जो एक्सपेरिमेंट थे वो ग्रिगर जॉन मेंडल द्वारा कैसे हुए थे, क्या क्या चीजें जो है वो किए थे एंड क्यों जो है वो पी प्लांट को ही यूज किए थे, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मेंडल है वो फॉर्मुलेट किए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बाय कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट एंड ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी के ऊपर की थी। इसके बाद मेंडल जो है वो गार्डन पी को क्यों सेलेक्ट किए थे, आखिर ऐसा क्या क्वालिटी था उसके अंदर जिसके वजह से ये अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को यूज किए थे। सबसे पहली चीज ये है कि गार्डन पी जो है ना वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे जनरेशंस को बहुत कम समय के अंदर, मतलब इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है ना, जल्दी जल्दी बहुत सारे जनरेशन को ये दे देता है कम समय के अंदर। उसके बाद पी जो है वो इजीली डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, मतलब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो उसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट थे एंड उसको ये यूज किए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये क्या किए थे कि स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए थे ब्रीडिंग पैटर्न्स को एंड इस पैटर्न्स को ये अच्छे से नोटिस किए एंड इसके बेसिस पे जो है ये जो ब्रीडिंग पैटर्न्स था पी का उसके बेसिस पे अपना जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो दिए। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप जो है आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे बैच के अंदर विद इन 3 मंथ्स जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो लाइव डाउट क्लासेस हैं वो होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, वन शॉट जो यूनिट वाइज रिवीजन वीडियोस हैं वो डिस्कस होता है जिसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आप इसे देख लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है या कह सकते हैं सब टॉपिक है वो ये है कि मेंडल 7 कैरेक्टर्स को यूज किए थे। अब ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला कैरेक्टर था फ्लावर का कलर, 2 तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेड ये शो किया था। पहला जो कैरेक्टर था वो फ्लावर कलर था एंड किस तरह से दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसमें शो होते थे, दैट वाज पर्पल एंड व्हाइट। उसके बाद था फ्लावर की पोजीशन, 2 तरह से पोजीशनिंग होती थी, एक्सियल एंड टर्मिनल, एक डोमिनेंट होता था दूसरा रिसेसिव। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर था सीड कलर, येलो और ग्रीन। चौथा था सीड का शेप, राउंड और रिंकल। उसके बाद पॉड का शेप, जहां पे इनप्लांटेड पॉड होते थे या फिर कंस्ट्रिक्टेड पॉड होते थे। अच्छा, पॉड क्या होता है? जिसके अंदर जो पी नहीं होते हैं उसका जो छिलका होता है उसको कहते हैं पॉड। पॉड का कलर कैसा होता है? ग्रीन या येलो। स्टेम हाइट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, स्टेम हाइट कैसा होता है? टॉल या शॉर्ट। कहीं पे शॉर्ट लिखा रहता है या फिर कहीं पे ड्रॉप लिखा रहता है।
दोनों एक चीज है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और प्योरिटी ऑफ गैमेट है, ये क्या चीज बताती है, तो सेकेंड लॉ ऑफ जो इनहेरिटेंस है उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये इसका एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इस चीज को बताया गया है कि जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ये अलील्स जो हैं एक गिवन लोकस पर प्रेजेंट होंगे एंड ये एलील्स जो है सेग्रीगेट होते हैं इन अ सेपरेट गैमेट एंड ये जो है सेपरेटली गैमेट्स में जाते हैं एंड ये क्या करते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट को शो करते हैं एंड हेंस इसको क्या कहा जाता है, इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये भी बताता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट ईच जो जीन होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर एंड यहाँ पे जो गैमेट है वो कैरी करता है सिर्फ और सिर्फ एक अलील को उस जीन से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स है एंड ये लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो पेयर ऑफ अलील्स हैं जो कि सेपरेट सेग्रीगेट हुए हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये गैमेट फॉर्मेशन के समय सेपरेट होते हैं एंड ओनली एक जीन जो है वो प्रेजेंट होता है एक गैमेट के अंदर। इसके बाद जो मेंडलिज्म है ये क्या होता है, एक्सप्लेन मेंडलिज्म क्या है। अब बहुत सारे बच्चे मेंडलिज्म से कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे मेंडलिज्म क्या आ गया, कुछ नहीं है, कुछ तोप नहीं है। देखिए मेंडलिज्म जो है वो ये चीज बताता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हेरिडिटी के ऊपर एंड इनहेरिटेंस के ऊपर एंड ये जो डिस्कवरी है जो कि की गई है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, इसी चीज को मेंडलिज्म कहा जाता है। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने पी हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू दिया है अपने पी प्लांट के थ्रू इन्होंने अपने लॉस को दिए हैं एंड मेंडलिज्म जो है वो ये चीज भी बताता है कि किस तरह से जो फाउंडेशन है मॉडर्न जेनेटिक्स का वो हुआ है। ये जो है मेंडल के लॉ को बताता है कि किस तरह से मेंडल जो है अपने लॉ को दिए थे, किस तरह से ये लॉ इनहेरिटेंस के लिए मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि इस चीज़ को बताता है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं एलील्स हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, एक ऐसा लॉ जो कि ये बताता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो जीन्स हैं जिन्हें आज हम लोग फैक्टर्स को जीन कहते हैं ना, तो ये जो जीन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मेंडलिज्म के अंदर आती हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें मेंडलिज्म ये चीज बताता है कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके लॉ क्या है इनहेरिटेंस के बारे में एंड उन्होंने क्या क्या लॉ दिया है, उस लॉ में उन्होंने किस पॉइंट्स को प्रेफर किया है। ओवरऑल ये पूरा जो कंक्लूजन है ये क्या कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग पढ़ें तीनों लॉ के बारे में, तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी कहा जाता है। तो इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि कुछ अलील जो है डोमिनेंट होते हैं, कुछ अलील रिसेसिव होते हैं एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में। एंड ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है वो क्या करेगा कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रेजेंट है तो जो डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है उसी को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें ये बताया गया है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय पे जो अलील है ईच जीन की वो क्या होती है, सेग्रीगेट होती है एक दूसरे से एंड ये क्या करता है, ईच गैमेट जो है एक ही अलील को उस जीन के कैरी करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गैमेट में एक जीन के दोनों ही अलील्स पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ये बताता है कि जो जीन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के, वो क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वो शो करते हैं, एंड इनकी जो कॉम्बिनेशन है ये इंडिपेंडेंटली होती है। इसके बाद पुनेट स्क्वायर क्या होता है, जिसे पुनेट चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है, या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसके थ्रू जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इजीली शो हो पाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब भी पढ़ रहे होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्स बना रहे थे ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन फिल कर रहे थे, एंड जो F2 जनरेशन है वो मिल जा रहा था। तो ये जो बॉक्स है इसी को क्या कहते हैं, इसी बॉक्स को पुनेट स्क्वायर्स कहा जाता है। एंड ये जो साइंटिस्ट हैं पुनेट, उन्होंने इस बॉक्स के बारे में बताया था, उन्होंने ये मेथड बताया था, इसी वजह से ये जो पुनेट चेकर बोर्ड है इसका नाम ये पड़ा। इसके बाद जो पुनेट स्क्वायर है ये एक वेल नोन जेनेटिक टूल है जो कि क्रिएट हुआ था इंग्लिश जेनेटिस्ट द्वारा, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, रेगिनार्ड पुनेट था। एंड ये क्या कर रहे थे, ये विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेल्पफुल होता है ये पुनेट चेकर बोर्ड, किस चीज के लिए, ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप के लिए, जो कि एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है जब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसमें आता है, तो ऑफस्प्रिंग किस तरह से कॉम्बिनेशन को शो करता है, किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, उसको शो करने के लिए पुनेट चेकर बोर्ड्स जो है वो यूज होते हैं, एंड इसे पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो जो जीनोटाइप्स हैं पेरेंट्स द्वारा जब उनमें क्रॉसिंग हुई है, तो ऑफस्प्रिंग कैसे कैसे जीनोटाइप के मिलेंगे, इसको चेक करने के लिए ये यूज होता है। अगर हम लोग बात करें, ईच पेरेंट जो है वो दो एलील को कैरी करता है, जो कि शो होता है बाय ऑन द टॉप एंड साइड चार्ट, टॉप एंड साइड चार्ट। एंड यहाँ पे ईच जो एलील है वो कंट्रीब्यूट करती है वन ऑफ देम टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन एट दैट टाइम। ठीक है, रिप्रोडक्शन के समय पे दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे एंड वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप के लिए। एंड यहाँ पे जो ईच स्क्वायर है वो क्या होते हैं, ये ये डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि इस चीज को बताते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नंबर ऑफ टाइम्स जो है पेयरिंग की वो पेरेंटल एलील्स की देखने को मिल सकती है, किसमें, ऑफस्प्रिंग के अंदर। एंड यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी कोई भी इंसान जो भी पुनेट चेकर बोर्ड को बना रहा है वो क्या कर सकता है, वो डिटरमाइन कर सकता है जीनोटाइप को जो कि पेरेंट्स जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड ये जो है फ्रीक्वेंसीज को बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी से जो रिजल्ट है वो आ रहा है। जैसे नहीं होता है कि पेडिग्री में आप पढ़ते हैं कि पेडिग्री में जो है किस तरह से ऑफस्प्रिंग आएगा, उनके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वैसे ही जेनेटिक्स में जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेनली अगर आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखें तीनों ही लॉ में, तो उसमें जो है पुनेट चेकर बोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद भी जो भी लॉज दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जब जीन इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी पुनेट चेकर बोर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जब भी कॉम्बिनेशन को बताना होता है ना कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आप किस तरह से जीनोटाइप को शो करेंगे, तो मेनली फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द जीनोटाइप कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी आएगी, उस चीज को सॉल्व करने के लिए किस तरह से फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आएंगे, उस चीज को सॉल्व करने के लिए जो पुनेट स्क्वायर्स हैं वो यूज होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की कि फाइव पार्ट्स ऑफ द मेंडल डिस्कवरीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो डाइवर्स हुई है फ्रॉम द कॉमन थ्योरीज एट दैट टाइम एंड वेयर द प्रीवियस्ट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज रूल। तो पहली चीज ये है कि कैरेक्टर्स जो है वो यूनिटरी होते हैं, इन्होंने बताया, एंड दैट दे आर डिस्क्रीट। एंड यहाँ पे ये चीज बताए थे ये कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ये यूनिटरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट की बात करें तो दो तरह की हाइट होगी, या तो टॉल होगा या तो ड्रॉप होगा, मीडियम हाइट नहीं होगा, ये चीजें बताए थे। अच्छा,
उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इन्होंने बताया था, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, इसी वजह से एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म भी होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, उनके पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये इनहेरिट हुआ है वन ऑफ द टू पेरेंट के वजह से, एंड टुडे यही जो फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। उसके बाद एक अलील जो है वो डोमिनेंट होता है दूसरे पर, एंड जो फिनोटाइप है वो रिफ्लेक्ट करता है डोमिनेंट अलील को। चौथी चीज इन्होंने ये बताई थी कि गैमेट जो है वो क्रिएट होते हैं रैंडम सेग्रीगेशन के द्वारा, एंड हेट्रोटाइपिक या सॉरी हेट्रोजाइगोटिक जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट को विथ एन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू अलील्स। इसके बाद पांचवी चीज इन्होंने ये चीज बताई थी कि डिफरेंट जो ट्रेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। मॉडर्न टर्म्स में जो जीन्स हैं वो अनलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये इनके लॉ में बताए गए हैं। हो गया। मेंडल के वर्क क्या क्या थे, तो मेंडल जो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट के ऊपर वर्क किए थे। ये कैरेक्टरिस्टिक थे प्लांट हाइट, पॉट शेप, कलर, सीड कलर, सीड कलर, सीड शेप एंड फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। यहाँ पे ये जो सीड कलर है, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल से समझते हैं कि मेंडल जो है इस चीज को बताए थे कि ट्रू ब्रीडिंग में येलो पी जो है एंड जो ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पी जो है, जब इनका क्रॉस ब्रीडिंग होगा तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो हमेशा येलो सीड होगा। हाउएवर इन द नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन जो पी है वो रीअपियर हुआ है एज अ रेशियो ऑफ 1 ग्रीन टू 3 येलो। ये एक्सप्लेन करता है इस फिनोमेना को कि जो रिसेसिवनेस है, यहाँ पे ये कॉइन किए थे एंड इस चीज को शो किए थे कि जो रिसेसिव एंड डोमिनेंट है, इस रेफरेंस में इन्होंने बताया था कि जो रिसेसिव जो है एक जनरेशन में नहीं शो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही दब जाएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में शो हो सकता है। इन प्रीसीडिंग एग्जाम्पल जो ग्रीन ट्रेड है वो क्या हो रहा है, वो लग रहा था कि वो वैनिश हो गया है फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, मतलब F1 जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे जो रिसेसिव है वो जो है वो ग्रीन कलर वो रिसेसिव था एंड येलो कलर जो है वो डोमिनेंट था। इन्होंने अपने वर्क में 1866 में इस चीज को बताया था कि जो एक्शंस हैं इनविजिबल फैक्टर्स का, जिन्हें आज जीन्स कहा जाता है, ये प्रिडिक्टली डिटरमाइन करते हैं ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को, एंड एक्चुअल जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर होता है इन अ लॉन्ग प्रोसेस दैट वाज एंडेड इन 2020। रुकिए, इसको एक मिनट, ये जो लाइन है इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर वर्क डिस्कवरी हो ही रही है, तो जैसे जैसे वर्क होगा वैसे वैसे नई नई चीजें पता चलेंगी। अभी हम लोगों को इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि मेंडल जो है जो आज हम लोग जीन कहते हैं उसको मेंडल क्या नाम दिए थे, फैक्टर नाम दिए थे। उसके बाद जो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल का थर्ड लॉ था, जिसे थर्ड लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है या फिर थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये क्या बताता है, ये इस चीज को बताता है कि ईच जो पेयर ऑफ अलील है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन अलील की जो है वो रिजल्ट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। जब कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है और वहां पे गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो जो गैमेट है ईच गैमेट वो रिसीव करता है वन अलील को फ्रॉम ईच अलीलिक पेयर, एंड यहाँ पे असॉर्टमेंट होता है अलील्स का डिफरेंट ट्रेट्स के ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होता है ऑफ देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन दैट इज फाउंड इन पेरेंट। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग इसको समझें
तो जो अलील होता है, ईच अलील ऑफ वन पेयर, ये फ्री होता है ताकि वो कॉम्बिनेशन कर सके विथ अदर या विथ एनी अलील फ्रॉम द ईच ऑफ द रिमेनिंग पेयर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। एंड ये जो है यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाया। एंड ये लॉ जो है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी कहलाता है। तो ये देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो हम एक्सप्लेन किए थे वही पूरा है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग मेंडलिज्म के बारे में समझे तो मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है वही मेंडलिज्म कहलाता है। ये एक टिपिकल बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस को शो करता है जो कि प्रिंसिपल इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड ये प्रिंसिपल ग्रीहर जॉन मेंडल द्वारा 1865 से लेके 66 के बीच में दिए गए थे। एंड रीडिस्कवरी जो है 1900 में इनके वर्क की हुई थी। ये ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड लेटर एक और साइंटिस्ट थे दैट वाज एक और थे टेसरमार्क। ठीक है, तो ये तीनों वर्क किए थे। एंड लेटर विलियम बैटसन जो है वो भी इसके ऊपर जो है वर्क किए थे। 1900 में ये तीनों ही साइंटिस्ट वर्क किए थे, ह्यूगो डे, कार्ल कॉरेन एंड टेसरमार्क। उसके बाद जो है आगे के जो साल थे उसमें जो है विलियम बैटसन वो भी अपना जो काम था उसके ऊपर किए थे। एंड इसको कहे थे कि मेंडल के जो लॉ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल हैं एंड एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इनिशियली पहले जो मेंडल के लॉ थे वो कंट्रोवर्शियल थे। एंड लेटर ऑन जब मेंडल की थ्योरीज जो है इंटीग्रेट की गई डिफरेंट थ्योरीज से, फॉर एग्जांपल बोरी सर्टन क्रोमोसोमल थ्योरी, तो ये बताता है, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है टीएच मॉर्गन द्वारा 1950 में दिया गया था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो कोर क्लासिकल जेनेटिक्स है उसका बेसिस जो है ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। एंड प्योरली जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो मैक्सिमम केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। एंड टीएच मॉर्गन कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद रोनाल्ड फिशर जो है कंबाइन किए थे इनके आइडिया को विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1930 में अपनी बुक में। एंड इनका बुक का जो नाम था वो था द जेनेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें इन्होंने ये चीज बताई कि इवोल्यूशन and with the help of mathematical footing and forming the basis of the population genetics within the modern evolutionary synthesis। मतलब इन्होंने ये चीज बताया था कि इवोल्यूशन में जेनेटिक्स का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओवरऑल ये सारी चीजें जो है मेंडलिज्म के बारे में बताई गई हैं। आई होप आपको ये जो सारा लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना जो नोट्स है वो डेली बनाया करिए। ठीक है, चलिए।